अस्सलाम वालेकुम। ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आए हुए हैं। उनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई, फ़ॉरेन मिनिस्टर से भी हुई और अभी से थोड़ी देर पहले उनकी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई है। इस सारे मामले, इस सारे तनाज़े के अंदर जो पीस एफर्ट है, जो पाकिस्तान का एक सेंट्रल रोल है, उसमें फील्ड मार्शल का वज़न काफ़ी भारी है और ईरान को, अमेरिका को और सऊदी अरब को एक नुक्ते पर लाने वाले के मामले को, तनाज़े को तूल देने की बजाय थोड़ा संभालते हैं और फिर उस MOU के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में भी इनका काफ़ी कलीदी किरदार है। अब मसला इस वक्त बहुत टेढ़ा है। 10 रोज़ से बहुत शदीद जंग जारी है और अमेरिका बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ कर रहा है। जवाब में ईरान जो इलाकाई ममालिक में अमरीकी बेसिस हैं उनको हिट कर रहा है, जिसमें बहरीन, कुवैत और दूसरी बेसिस के ऊपर अटैक वो कर चुके हैं, कुवैत के अंदर भी। अभी उसके अंदर एक जो नई जहत उसके अंदर शामिल हुई है वो ये है कि हौसियों ने ऐलान किया था कि वो बाबुल मंदब को बंद करेंगे और सऊदी ऑयल को यहाँ से जाने नहीं देंगे। आज उस सिलसिले में एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स वो निकले, एक चीन के लिए और एक इंडिया के लिए, और वो हौसियों के हमले के डर से दोनों ने यू टर्न लेकर वो वापस रेड सी से वापस हो गए। तो उसके बाद से ऑयल प्राइसेस के ऊपर मज़ीद दबाव तो पहले ही चल रहा था। इस वक्त $91 से तजावज़ कर चुकी हैं जो ब्रेंट प्राइसेस हैं। और गोल्डमैन सैक्स एक इंटरनेशनल फर्म है जो फाइनेंशियल डाटा को और मार्केट्स को मॉनिटर करती है। तो गोल्डमैन सैक्स कहती है कि अगर ये सूरत हाल ऐसे बरकरार रहती है तो ऑयल प्राइसेस जो है ब्रेंट की वो $120 पर बैरल पे जा सकती हैं। तो तेल को आग लग जाएगी पूरी दुनिया में और ये बहुत बड़ी तबाही की खबर होगी। IMF कहता है कि अगर तेल प्राइसेस ऐसी रहती हैं तो आपकी ग्रोथ रेट पूरे इस रीजन की, यूरोप की, बाकी मुल्कों की, वो बैठना शुरू हो जाएगी। इंडिया के हवाले से ख़ास तौर पर आज उन्होंने फोरकास्ट की है कि हाई ऑयल प्राइसेस की वजह से इनकी GDP ग्रोथ रेट नीचे आ जाएगी। तो सिर्फ वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं होगी, जहाँ जहाँ ऑयल प्राइसेस की मार पड़ेगी सारे बेशतर ममालिक एनर्जी डेफिशिएंट है और एनर्जी इंपोर्ट करते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। तो वहाँ उसकी कॉस्ट जो है वो इन्फ्लेशन पैदा करेगी और आपकी GDP बैठनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही नाजुक मसला है। वज़ीर दाखिला जो ईरानी वज़ीर दाखिला हैं उनको यकीनन फील्ड मार्शल ने 2-3 नुक्तों पे कहा होगा। एक तो वो 10 रोज़ा तजवीज़ है पाकिस्तान की तरफ से दोबारा दी गई, जिसको कतर भी सपोर्ट कर रहा है कि 10 रोज़ के लिए कारजी जंगबंदी के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें ताकि इसके जो MOU में जो एक डिस्ट्रप्शन पैदा हो गई है उसको दोबारा स्ट्रीमलाइन किया जा सके, उस प्रोसेस को, और मामला आगे बढ़ जाए। एक तो वो बात होगी और दूसरा ये जो हौसियों वाला तनाज़ा है इसके ऊपर भी बात की होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक डिफेंस पैक्ट है और उस डिफेंस पैक्ट के नतीजे में अगर सऊदी अरब की सलामती के ऊपर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हमला तस्वर करेगा और उसका जवाब देगा। और यही सूरत हाल सऊदी अरब की है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो सऊदी अरब भी वैसे ही पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का पाबंद है। तो ये एक ऐसा मुआहदा है जिसकी पासदारी करते हुए अगर हौसी जो हैं वो सऊदी इंटरेस्ट के ऊपर अटैक करते हैं तो पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने सिकंदर मोमनी साहब को बड़े वाज़े अंदाज में आज पैगाम दिया होगा कि आप जाइए वापस तेहरान और सुप्रीम लीडर से भी और बाकी क़यादत से भी बात करिए कि ये तनाज़े को यहीं तक रहने दें तो बेहतर है। इसको संभालने की कोशिश पहले ही कर रहे हैं, इसको वहाँ तक ना लेके जाएं जहाँ से सूरत हाल आपके लिए भी और हमारे लिए भी मुश्किलात का बायस बने। क्योंकि पाकिस्तान बीइंग पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट उसको वो उस तनाज़े का बिला वजह हिस्सा बनना पड़ेगा अगर ये तनाज़ा यहाँ से फैलता हुआ रेड सी तक चला जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी और मेजर डेवलपमेंट होगी अगर ये सूरत हाल पैदा हो जाती है, फिर इस जंग को समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज वाशिंगटन से भी खबर ये आई है कि जो ईरानियन अटैक्स हुए हैं मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ के ऊपर, अमेरिका के जो इस इलाके के अंदर अड्डे हैं, उसमें 100 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हैं। ये वो डिटेल्स हैं जो वो पहले होल्ड बैक कर रहे थे, अनाउंस नहीं कर रहे थे। 2 मज़ीद फ़ौजियों की हिलाकत की उन्होंने खबर दी है, लेकिन 100 से ज़ायद ज़ख्मी होना ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इसको ऑफिशियली वो अभी तक क्लेम नहीं करते। वो तो बताते हैं 2 इधर हुए, 2 उधर हुए, टोटल 14 बताते थे। अब इस अटैक्स के बाद उन्होंने टोटल तादाद 17 डेथ की गई है, लेकिन 100 से ज़ायद का है कि इन हमलों में अब ज़ख्मी हो गए। बहुत बड़ा नंबर है, अलार्मिंग है। अमेरिका के मफादात को ये हिट करेगा और अगर नवंबर के मिड टर्म को आप सामने रखें तो ट्रंप के लिए बहुत बड़ा दबाव होगा कि वो इस तनाज़े से जितना जल्द मुमकिन हो सकता है उतना जल्द बाहर निकल जाए। एक तो ऑयल प्राइसेस उनको हिट करेंगी। ब्रेंट अगर 91 पे है तो 84 प्लस $84.5 पर बैरल के ऊपर इस वक्त WTI भी है। हालांकि अमेरिका इस वक्त गल्फ़ वाला ऑयल नहीं खरीदता, लेकिन क्योंकि मार्केट बेस्ड सिस्टम है तो वहाँ पे भी प्राइसेस ऊपर चढ़ रही हैं। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरा हैं उनके साथ हम कोशिश करेंगे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वहाँ हालात को बहुत अच्छे नहीं है पाकिस्तान के, उसके ऊपर बात करें। बलूचिस्तान का बड़ा इलाका इंसर्जेंसी का शिकार है, जनूबी इजला ख़ास तौर पर वर्स्ट हिट है। AJ के जहाँ किसी ज़माने में लगता था कि बहुत अमन सुकून वाले और प्यार मोहब्बत से
वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। वहाँ सूरत हाल इतनी ख़राब है कि रावला कोर्ट में कुछ लोग एहतजाज में बैठे हुए हैं और हमारी सरकार इतनी समझदार है कि उन लोगों से अभी तक इंगेज करके मामले को संभालने की बजाय यहाँ तक टूल करके ले आई है कि अब तनाव पैदा हो गया। तो इस चीज़ को आगे ऐसे ही लेकर चलना है या बेहतरी करनी है। वहाँ पे इलेक्शन सर पे बिल्कुल आ चुके हैं और इलेक्शन का प्रोसेस अब 3 मरहलों में कर दिया गया। 27, 2 और शायद 10 तीसरी तारीख रखी गई। तो प्रोग्राम में इस इशू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं। इख्तियार वली साहब कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। इख्तियार साहब वेरी वार्म वेलकम सर। शाहिद खटक साहब पार्लिमानी लीडर PTI वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिलडैट के वो भी हमारे साथ हैं। सबको खुश आमदीद कहते हैं। नवाज़ शरीफ साहब आज़ाद कश्मीर गए हैं आज, तो उनकी तकरीर सुन लें। पहले उनका छोटा सा हमने क्लिप निकाला, फिर आगे चलते हैं, दिखाइएगा। इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूँ कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें नवाज शरीफ को। अगर मैं वज़ीर आज़म ना बन सका तो फिर मैंने हर 3 महीने के बाद मुजफ्फराबाद दूसरी जगहों पर मैंने जाना है। जो हमने यहाँ पे मंशूर बनाया है उसको देखना कि उस पर कोई अमल हुआ है या नहीं हुआ। और आपको मालूम है कि नवाज शरीफ जो कहता है उसको पूरा करता है। आपने नवाज शरीफ को फिर यहाँ का वज़ीर आज़म बनाना है। आपने जब नवाज़ शरीफ साहब को अगर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का बनना हो तो कम से कम दरख्वास्त सही जगह पे देनी चाहिए। इनको 24 फरवरी 2024 के इंतखाबात में भी एक दफ़ा इनके साथ हाथ हो चुका है। इंतखाबात से एक रोज़ पहले इनकी जमात ने पूरे पाकिस्तान के तमाम कौमी अखबारात के सफ़ा अव्वल के ऊपर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का पेड ऐड छापी थी और एक इल्यूजन क्रिएट की थी कि इनकी पार्टी तो बड़ी पॉपुलर है और बस डन डील है, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने ही हुए। उसके बाद अगले दिन पता चला 66 नशिस्तें और बाकी नशिस्तें कैसी पूरी हुई वो पता नहीं है। लेकिन मियाँ साहब को वो जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है वो उनकी आस कभी पूरी नहीं हुई और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। तो इस दफ़ा कम से कम उन्हें दरख्वास्त दुरुस्त जगह पर दायर करनी चाहिए। देखते हैं आगे आइंदा प्रोसेस जो है इनको कहाँ लेकर जाता है। इंतखाबात की वक्त से पहले पेशगोई काफ़ी मुश्किल होती है। वोट के प्रोसेस से अगर अमली तौर पर गुजरेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ स्टैंड करते हैं। इख्तियार साहब क्या पोजीशन है JK के अंदर, वज़ीर आज़म बनने वाले हैं नवाज शरीफ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब ने ये बात जो की है इसमें संजीदगी का एलिमेंट अगर आपने देखना है तो यही है कि वो ये चाहते हैं कि कश्मीर में उनकी हुकूमत बने, उनकी पॉलिसीज़ की तसलसल रहे और कश्मीर में हमारे बाद, हमारी हुकूमत के बाद वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ और हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि रावला कोर्ट का जिस तरह आपने जिक्र किया। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए वहाँ पर एक संजीदा सियासी क़यादत की और सियासी मुंतखब शहबाज शरीफ साहब को संजीदा नहीं समझते? नहीं, मैं वहाँ की आज़ाद कश्मीर असम्बली की बात कर रहा हूँ। सर रावला कोर्ट मैं कुछ जानता हूँ जो वहाँ के रहने वाले हैं और वहाँ से जो हाल अहवाल मैं सुन रहा हूँ तो मुझे सुन के बहुत दुख हो रहा है। आप लोगों की कैपेसिटी टू गवर्न पाकिस्तान जो है ना वो उसके ऊपर मुझे बहुत तशवीश है। मामला को संभालने की बजाय अगर बिगाड़ने के लिए कुछ लोग दरपे हों तो फिर उसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में कैपेसिटी थी इस चीज़ को संभालने की जो कुछ रावला कोर्ट में अब हो चुका है। मलिक साहब, अगर हमारी जगह आप होते तो मैं आपकी जगह क्यों होता? मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप होते तो आप क्या कर सकते? हमारी जगह लोगों को मैं बताता हूँ, अगर हमारी जगह कोई और होता तो उसके पास भी कोई इतना फार्मूला नहीं होता। जो हमने वहाँ पर किया है मेरे ख्याल में हमने एक्सट्रीम हद तक जाकर जॉइंट एक्शन कमेटी की वो तमाम मुतालिबात, उसको चाहे वो जायज़ थी नाजायज़ थी, वो सारे हमने तस्लीम कर लिए। एक आध उस मुआहिदे या उस चार्टर ऑफ डिमांड की वो शिकें जिसको डिसाइड करना था वहाँ की लेजिस्लेटिव असम्बली ने, वो पावर, वो अथॉरिटी ना मेरे पास थी, ना आपके पास है और ना किसी और के पास है। वो उनकी अपनी कानून साज असम्बली के पास है। सो वहाँ पर एक कानूनी सकम आया। अदरवाइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी को टाइमली इंगेज किया गया। उससे पहले भी आपको याद होगा कि आटे और वगैरह वगैरह चीज़ों की कोई बहाना बना के एक हवा कड़ा कर दिया गया था। हमने वो सारी चीज़ें उस वक़्त भी सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया। फिर जब अब दोबारा हुआ फिर भी हमने उनके सारे मुतालिबात तस्लीम किए, बिकॉज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समझती है कि जो कायद-ए-आज़म ने कहा था कि कश्मीर हमारी शहरग है, सो वी डोंट हैव, हमारा कोई उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और कोई नेग्लिजेंस भी नहीं होगी। लेकिन दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ पर सिर्फ सियासत की है।
आपकी तरफ चाहे से हमारे, सिर्फ आपकी तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा ये कश्मीरी नहीं है। मेरे ख्याल में बाकियों ने सियासत की, आपने कहा ये कश्मीरी ने कहा। ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने बयान की वजाहत भी कर दी थी और वो काफ़ी है, और उनके बयान को दोबारा हमारी जमात में से किसी ने रिपीट भी नहीं किया, रिजेक्ट भी तो नहीं किया, कह देते हम रिजेक्ट। उन्होंने अपनी वजाहत कर दी, तो मेरे ख्याल में अहमद बिलाल महबूब साहब, कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर का जो सूरत हाल अभी नज़र आ रही है, कम से कम चंद साल, 2-3 साल पहले तो मैं सोचता भी नहीं था कि कभी एजेके के भी अंदर ऐसे मामला हो जाएंगे। तो बड़े छोटे से नुक्ते से स्टार्ट हुआ था मामला और अभी बहुत टेढ़ा हो चुका है, आसान नहीं है अभी। तो मुझे तो कैपेसिटी के ऊपर सवालात करने हैं लोगों से, लेकिन यहाँ कोई जवाब देने और ओनरशिप लेने पर शायद कोई मादा नहीं हो। अहमद बिलाल साहब। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। देखिए, ये जो लोग आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को समझते हैं, वो आज से कई साल पहले से ये बात बता रहे थे कि वहाँ पे एक बेइत्मीनानी का जो जज्बा है वो परवरिश पा रहा है और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के साबिक एक्टिंग चीफ जस्टिस है मंजूर गिलानी साहब, उन्होंने एक किताब भी लिखी है और उसके बारे में मुसलसल वो कॉलम भी लिखते रहे हैं, और वो हमारे फोरम का हिस्सा भी थे। तो वो आते थे और वो बताते थे कि आज़ाद कश्मीर के लोगों में एहसास महरूमी बहुत है, क्योंकि आपने उनको ना सूबे का दर्जा दिया हुआ है और उसको सूबे से भी कमतर तरीके से बाज़ चीज़ों में ट्रीट करते हैं। तो वहाँ के लोग जो है, ख़ासतौर पर नौजवान, उनके अंदर एहसास महरूमी है और ये बताया जाता रहा। लेकिन हमारी हुकूमतों ने, सिर्फ एक हुकूमत नहीं, पै दर पे कई हुकूमतों ने इसको एड्रेस नहीं किया। तो मेरे ख्याल में ये एहसास महरूमी को इन्होंने सीरियसली नहीं लिया और अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे उसको भी शुरू में सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने उसके साथ बैठना कबूल किया। पहले तो शुरू में काफ़ी देर के बैठे भी नहीं, उनके साथ मुज़ाकरात ही नहीं हुए, टालते रहे, लेकिन फिर मुज़ाकरात हुए तो इन्होंने बहुत सी बातें मान ली। कई मैं समझता हूँ कि इतनी जस्टिफाइड नहीं थी, वो भी मान ली। लेकिन असल ख़राबी है कि जो हुकूमत है और जो दूसरी पार्टियां जो कि पाकिस्तान में हुकूमत में हैं, वो वहाँ के अवाम को फिर क्यों नहीं ये कम्युनिकेट कर सकी, उन तक के बात क्यों नहीं पहुँचा सकी कि हमने आपके इतने मुतालबात मान लिए हैं। और ये जो एक मुतालबा है, ये तो दस्तूर साज असम्बली ही या जो लेजिस्लेटिव असम्बली है वही कर सकती है। ये कन्विंस नहीं कर सकते, अवाम को ये बता नहीं सके, तो नाकामी ये है। मैं समझता हूँ कि मुतालबात तो इन्होंने मान लिए, ये बात मानने वाली है। कई चीज़ें बिल्कुल नाजायज़ थी, मिसाल के तौर से गंदम वगैरह की इलेक्ट्रिसिटी की जो कीमत है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अनरीजनेबल थी, लेकिन मानी गई। लेकिन अवाम को क्यों नहीं बता सके? ये सियासी लोग हैं, इनका काम ही है कि लोगों तक पहुँचना, कम्युनिकेट करना। तो इनकी असल मेरे ख्याल में नाकामी जो है वो कम्युनिकेशन की नाकामी है। सर 3 साल पहले ये तनाज़ा सामने आया था और 3 साल में अगर कोशिश की जाती तो असम्बली से इस प्रोसेस को गुजारा भी जा सकता था, लेकिन कोशिश की नहीं गई। टालने की जब कोशिश करें आप इसी तरीके से कि सब अच्छे की खबर है लेकिन सब अच्छा ना हो, तो फिर कहीं ना कहीं उसने फटना होता है, और ये मामला वही हुआ है कि लावा फट निकला। एक हमारे साथ बीपर है, पहले वो कर लें फिर आगे चलते हैं। हुमायूं, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया। सर आपकी एक स्टेटमेंट है जो आप बताते हैं कि कल रात 12 बजे से आप स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या वजह हुई? सर हमारा कारोबार चल ही नहीं सकता। क्यों सर? सर हमें कुछ बचता ही नहीं है, हमारा प्रॉफिट ही नहीं है, हमारा कमीशन हम इनको के खुद जो है ना। कितना कमीशन मिलता है सर आपको? कमीशन इस वक्त 8.5 रुपए है, 8-8.5 रुपए। 8.5 रुपए फी लीटर? जी फी लीटर। तो सर हमें तो लगता है कि आपसे गाड़ी में जब तेल भरवाते हैं ना तो उसके बाद हमारी जेब में कुछ नहीं बचता, आप कहते हैं आपको कुछ नहीं बचता है, तो ये क्या बनेगा? सर असल बात यह है कि हम आमने सामने बिठा के और आप भी दरमियान में बैठ जाएं, हम आपस में गुफ्तगू करें। देखो किसी के ऊपर इल्जाम लगाना या बात करना, ये तो आमने सामने जब मैदान होता है ना फिर पता चलता है। मैदान में बंदा कूदता है तो फिर जो है ना पता चलता है कि मैदान कौन विन करता है। तो सर ये स्ट्राइक का मतलब ये होगा कि आप पेट्रोल पंप बंद करेंगे? बस सर हम तो वैसे भी बंद हो जाएंगे, मतलब ये जो 4 महीने या 2 महीने के बाद बंद होने, नुकसान करके, मतलब पीछे से भी हम नुकसान करके आ रहे हैं, तो बस हम कहते हैं कि मजीद नुकसान तो हम ना करें ना। मतलब तो ये कब से पेट्रोल पंप बंद कर रहे हैं आप? बस सर बंद हो गए हैं, गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद हो गए हैं। अब क्या बंदा कर सकते हैं? गैर मुइना मुद्दत के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम कब से बंद करना शुरू करेंगे?
ये कल रात 12 बजे से। कल रात 12 बजे से पूरे पाकिस्तान में? जी जी, पूरे पाकिस्तान, आजाद कश्मीर और बल्तिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो सर इसका हल क्या होगा? अगर वो क्या तरीका होगा कि आप पंप बंद नहीं करें? सर आप मुझे ये बताएं, आपको अपने कारोबार में आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपको हक नहीं मिलता, ये रेगुलेटेड बिजनेस है। अभी इन्होंने आधा तितर आधा बटेर वाला काम कर दिया, ऊपर ओगरा है। रेट जो है ना बैन अवी जो यूरोप अमेरिका में होता है डे बाई डे, वो डीरेगुलेशन है, वो हमारे ऊपर ओएमसी का जो है ना तलवार है, रिफाइनरी की तलवार है, एग्रीमेंट हमारे उनके साथ है, हम आजाद हमारा आप चाहते क्या है सर? आपका मुतालबा क्या? मुतालबा होगा ना कि ये मुतालबा ये काम करें, नहीं तो हम करेंगे। सर हमारा मुतालबा ये है कि ये जो डे बाई डे है ये हमें नाकाबिल कबूल है, इसमें हमें नुकसान और हर सूरत में नुकसान है। एक बात, दूसरी बात ये कि हमारा जो कमीशन है वो परसेंटेज में करें, यानी रेट बढ़ता है तो बढ़ेगा, कम होता है तो कम होगा। जो रनिंग कैपिटल है जितनी इन्वेस्टमेंट हो बढ़ेगी तो लाजमी बात है हमारा प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। और जो सीपीएफ और जो एनुअल हमारा जो है ना खर्चा होता है उस हिसाब से, ये तो फार्मूला लगाते ही नहीं है। फार्मूला लगा होता ना तो ये इशू बनते ना कोई काम होता। ये जानबूझ के हमायूं साहब एक तो आपका मुतालबा वो मुनासिब है कि बजाय रोजाना करने के इसको हफ्ते बाद करें, तो वो मुनासिब है, वो ठीक है। हफ्ता भी सर हमें काबिल कबूल नहीं है। चले वो कहा कि 1 महीना कर दिया। 1 महीना तो खैर बहुत लंबी मुद्दत है, आजकल 1 महीना नहीं हो सकता, ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे जाती हैं। लेकिन जो आप परसेंटेज मांगते हैं, परसेंटेज तो एक सुसाइड होगी एक आम सारफ के लिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, लेट्स फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, या इस वक्त लोगों को समझाने की खातिर, आपको अगर 2% कमीशन दी जाए 300 के ऊपर तो वो 6 रुपये बनेगी। तो लेकिन अगर कीमत 400 हो जाए तो ऑटोमेटिकली 8 रुपये हो जाएगी। तो ये परसेंटेज के हिसाब से तो वो ऊपर से ऊपर जाती जाएगी। इन्वेस्टमेंट पेट्रोल खरीदने बेचने में देखो ना, तो सारफ की जेब से पैसे निकलेंगे ना, सारफ की जेब से निकलेंगे। परसेंटेज तो एक सारफ के साथ चुनी बैठ जाएगी। सारफ नहीं सर, मुझे ये बताओ कि एक चीज महंगी हो रही है। अभी मैं कहता हूँ कि देखो सारफ से तो इन्होंने एक ही झटके में 160, 170, 135 रुपए बढ़ा दिया है, वो उसको नजर नहीं आ रहा और अब हमारा कारोबार ही नहीं चलता। देखो सर, आप जो अमेरिका में है, अमेरिका में 6% से कम पे आप तेल नहीं बेच सकते, इससे ऊपर तो आप बेच सकते हैं। वो इसलिए कि साथ वाले जो कारोबार है कानून है वहां पे कि आप से कम पे नहीं बेच सकते। इधर पाकिस्तान में पता नहीं क्या है, वो ये कि लोगों के कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कि कोई ओएमसी आए, कोई बड़ा आए, कोई छोटा आए, वो सब अच्छे से कम पे नहीं बेच सकता। यहाँ पे तो काम ही उल्टा है पाकिस्तान में। अच्छा सर, फिर इसके लिए पहले लेजिस्लेशन होना जरूरी है, कानून बनने चाहिए। हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान में। ऑयल इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी है। पेट्रोल पंप पे तो पैसा हमारा खर्च होता है और मालिक जो है ना ओएमसी होती है, उनके नाम फ्रेंचाइज एग्रीमेंट होता है, लीज एग्रीमेंट मुफ्त में ले लेते हैं। कानून ही गलत बना हुआ है। अच्छा हमायूं साहब, आप साथ रुकिएगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब हमारे साथ हैं, उनसे इसका जवाब लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है ना, वो एक्चुअल सारफ है, जो ये तेल खरीदता है आपसे, जो लाते हैं, जो पंप बेचते हैं, उसकी भी बात सुननी चाहिए। वो खरीद भी सकता है बेचारा कि नहीं खरीद सकता। वो वैसे स्टेक होल्डर है लेकिन वो कारोबार का स्टेक होल्डर नहीं है। वो बात आपकी सही है, वो खरीदता तो वही है ना जी, एंड यूजर वही है। इख्तियार वली साहब, या कल रात से 12 बजे ताला लगवाना है सर पंप पे, या कोई मामला तय करने हैं? नहीं, मामला इनके साथ तय करेंगे और मैं आपके शो में बराह रास्त इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि देखिए ये जो सूरत हाल बनी है, इनको बुलाएं ना जी बातचीत के लिए। आप हमायूं साहब कहाँ पर हैं? इनको दावत दी गई है इस्लामाबाद में है जी, तो बुलाएं ना जी इख्तियार साहब, इनको चाय पिलाएं। इनको दावत दी गई है इनके साथ बातचीत के लिए। मेरे ख्याल में इनको मैसेज कन्वे हो चुका होगा। इनकी एक मीटिंग आज होनी थी, वो मीटिंग नाकाम हो गया जी पहली वाली, और कल इनको दोबारा इनके साथ हम इनको इंगेज करेंगे, हम इनके साथ बैठेंगे। देखिए ना, हर बंदा अब अगर अपने हिस्से की बोटी की फिक्र शुरू कर देगा तो फिर तो मसला मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल का मकसद मुल्क का निज़ाम और पहिया चलाना है, और उसका जो है तो सारा डिपेंडेंसी सारी आपकी सारिफ पर है। आप इस वक्त कमीशन की बात कर रहे हैं और हम इस वक्त मुल्क चलाने के लिए और आवाम की बात कर रहे हैं। तो एक फार्मूला था, हमेशा हमने इनकी बात मानी है
हमेशा कोई पॉलिसी नहीं बनती सर, है हमारी बात कोई नहीं मानी सर, आप गलत भाई बात ना साहब करें, आप थोड़ा समझ आ गया ना। भाई साहब आप ना, चाहे- हुमायूं साहब आप मेरी हमारी बात सुन तो मानी नहीं है ले, सर। आप मेरी बात को सुन के फिर उसका जवाब दे दीजिए। इससे पहले जब पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाती है तो एक पेट्रोल पंप में जितना जखीरा होता है वो पैसे आपके पास आते हैं, वो उसके लिए तो आप ये खुश तो होते मुसीबत है ना, हैं, सर, ये तो लेकिन मुसीबत बस है, आप गलत बात कर रहे हैं। भाईजान थोड़ा सा सुन लीजिए, हौसला करें। सुन लेते हैं, लेकिन आप बात गलत कर लेते हैं, आप पहले बात फैक्ट तो ये देखो असल ना। में मेरी हम- बात आपके मफाद की नहीं है ना, इसलिए आपको गलत लग रही है, लेकिन जो नहीं, नहीं, आप नहीं, बात ये कर बात रहे नहीं हैं है। उसको मैं हमारे मफाद आपके सामने जरा आमा मैं- की नजर से बात जब करेंगे। देखता हूं मुझे वो गलत नजर आती है। आप इनको हमने बुलाएं ना जी, सबसे चाय पे पहले- बुलाएं, इनको हम बिठाएं, इनको इनको चाय कल पे। इनके साथ बैठते हैं, ये मसला हल करने वाला है। आपके मफादात का भी ख्याल रखेंगे, लेकिन ये जहन नशीन कर लीजिए कि सबसे पहले हमारे नज़र में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, आप लोग मोहतरम हैं, लेकिन हमारी जो सोल और कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आवाम को रिलीफ देना है कि आवाम के लिए मामलात आसान हो जाए। लोग यही कहते थे कि यार वहाँ पे रेट इंटरनेशनल मार्केट में कुछ और होता है, यहाँ कुछ और होता है। अब हम ट्रांसपेरेंसी ले आए हैं, एक शफाफियत ले आए हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को आगे चलाएं, हालात अच्छे होंगे, उसी तरह करेंगे जैसे पहले किया था, जैसे आपने मशवरा दिया था, और उसी तरह हम चलाएंगे। लेकिन जब मुश्किल हालात आ जाते हैं तो लोग कुर्बानी भी देते हैं। हुमायूं So साहब, let's, हुमायूं साहब, sit इख्तियार वली somewhere साहब, together. मुझे सर इसका जी। मुझे इसका जवाब देने जी, दें जी। सब। देखो बात ये है कि आपको एक तो पूरी अगर इंफॉर्मेशन है तो फिर तो बात ठीक है। अली परवेज मलिक साहब के साथ 2 महीने पहले जब जंग की सूरत हाल थी तो हम बैठे थे, उसने कहा था कि जैसे ही जंग की सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी हम दोबारा आपके साथ बैठेंगे। जंग के दरमियान में सूरत हाल चुकी है, हम इसको कहते रहे कि हमें टाइम दे दो, ये टाइम ही नहीं देता था। फिर सूरत हाल दोबारा फिर खराब हो गई, दरमियान में नॉर्मल हो गई। आप जो देखो, हम पब्लिक की बात बिल्कुल, आपका ये बात मैं मानता हूं कि सबसे पहले पब्लिक है, मैं ये खुद मानता हूं, मैं तस्लीम आपका करता शुक्रिया। हूं। हाँ, मैं ये आपका बिल्कुल शुक्रिया मानता अदा हूं करता हूं कि आपके आप बात- बुनियादी बात को समझ गए। लेकिन जो है ना, आप अब मेरी बात सुन ले। मैं सुन रहा हूं ना। आप हम बदनाम जो है ना पेट्रोल पंप है, सबसे पहले पाकिस्तान का कानून देखे, चाहे ओगरा का देखे, चाहे एक्सप्लोसिव का देख ले। हुमायूं चाहे भाई, कंपनी मैंने का आपकी देख- तारीफ की है, हाँ? मैंने आपकी तारीफ की है, मैंने शुक्रिया अदा किया। ना मेहरबानी सर, आपका भी शुक्रिया सर। हम भी आखिर पब्लिक में रहते हैं, हमारी जो है ना कोशिश ये होती है कि मसला हल हो। अली परवेज मलिक साहब के साथ आज हम बैठे थे, पहले बैठे थे, हम किसी के ट्रक के पीछे ना लगाओ। उन्होंने बोला चेयरमैन ओगरा को, फिर ये मैंने कहा यार पावर आपका है, आज हमारा मसला आप हल कर दें, हमारे साथ किसी लेवल पे डन कर लें तो फिर ठीक है। अगर डन नहीं करते पीछे से हमें गोली, सर आपको अंदाजा नहीं है पीछे से पंप वाले क्या कहते हैं, भाई हम तो दोनों तरफ से मर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप कहते हैं कि पेट्रोल पंप वाला जखीरा करता है, मैं जखीरा करूंगा तो मुझे कंपनी देगा तो मैं जखीरा करूंगा। एक बात ये कि इस वक्त इस सूरत में या इससे पहले 100% ऐसे जरूर होंगे कि जो जखीरा करता होगा। हमसे तो कसम ले लो कि हमने कभी जिंदगी में जखीरा किया नहीं है, बल्कि हमारा पंप जब लोगों को पता चल जाता है, आपका नोटिफिकेशन का सिस्टम ही गलत है। आप नोटिफिकेशन करते कह देते हैं 4 घंटे पहले कह देते कि रेट बढ़ रहा है, नोटिफिकेशन पहले निकाल देते तो 4 घंटे से 12 बजे तक हम तो मर जाते हैं। वहां पे लाइनें लग जाती है, हमारे पास क्या नीचे जमीन से कोई तेल निकलता है, उसी पेट्रोल पंप पे जितना तेल होता है वो तो बिक जाता है, फायदा कंपनियों को हो जाता है। अभी भी सर जो पॉलिसी चेंज हुई है पब्लिक का फायदा नहीं है, पब्लिक को रोजाना अब टीका लगता जाएगा। आपके जेहन में ये था पब्लिक को रोज टीका लगेगा, ये जुमला सही बोला है, ये जुमला सही बोला है इन्होंने, पब्लिक को रोज टीका लगा रहे हैं आप। मैं कल इनकी मीटिंग जो है, मैं अब अभी टीका जो है ना, आपके छोटा प्रोग्राम छोटा से लगाते हैं ना, निकल महीने के में बड़ा टीका हो जाएगा। अली ये सही परवेज कह रहे हैं। मलिक साहब मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं, मैं अभी उनके साथ रब्ता करता हूँ, इनको हम इंगेज करते हुमायूं हैं। साहब कल आपकी दावत है सर, और- इख्तियार वली साहब के पास और अली मलिक साहब के पास, अली परवेज मलिक के आप पास। चार वजह के साथ इंशाल्लाह हम बैठेंगे, बड़ी अच्छी बात है। सर आप जब आए तो 2-2 लीटर इनके लिए तोहफे में पेट्रोल लेकर आइएगा। और नहीं मेरी ब्रेक है। की बागी है, इख्तियार वली साहब को भी दीजिएगा और अली परवेज मलिक को भी। ब्रेक ले लीजिए हमारे साथ भी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शाहिद खटक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद खटक साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर
जो सूरत हाल है इस वक्त AJK में, इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, और जो इस वक्त बलूचिस्तान और KP की सूरत हाल है, क्या करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, एक तो मैं मादर था, मैं अडियाला में हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रोग्राम में लेट ज्वाइन कर सका। अडियाला के अंदर है सर या बाहर है? जी, ये आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो हालात हैं, इसको पॉलिटिकल तरीके से डील करने की जरूरत थी, लेकिन ये मौजूदा जो सरकार है, हुकूमत है, ये हर बात को डंडे, गोली, इन चीजों के जरिए हल करने के ऊपर कायल है। जितने भी पॉलिटिकल मामलात होते हैं, आपने उन चीजों को पॉलिटिकल तरीके से हैंडल करने हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो मौजूदा सूरत हाल है, उसमें एक पार्टी का हुई जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जमातें एक छत तले बैठी। सूबाई असेंबली में उनका इजलास हुआ और उसमें तमाम पॉलिटिकल जमातों ने 15 नुकाती एजेंडा जो है मुतफिका तौर पे वो साइन किया और उसमें उन तमाम इश्यूज का हल भी दिया ताकि खैबर पख्तूनख्वा में एक पायदार अमन जो है वो आ सके। लेकिन बदकिस्मती से उस जरगे को सबोताज किया गया, उस जरगे से वापसी के ऊपर कुछ एक्टिविस्ट को उठाया गया, जिसका नुकसान ये हुआ कि जो तमाम पॉलिटिकल जमातों ने मुतफिका तौर पे जो सिफारिशात दी थी उस पर अमल ना हुआ। इसी तरह जो आपकी बलूचिस्तान के हालात है, आपके जब इंटीरियर मिनिस्टर ने जब एक स्टेटमेंट दी कि ये एक SHO की मार है, लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान में हालात दिन ब दिन खराब हुए और इसकी तमाम जो जिम्मेदारी है ये मौजूदा हुकूमत की तरफ आती है। इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो यही है कि आप पहले डायलॉग के जरिए इश्यूज को हल करें, वहाँ की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनको इत्मीनान मिले, उनसे हल तजावीज लें, उसके ऊपर आप अमल करें। लेकिन जब पॉलिटिकल लोग आपको विजन देते हैं, पॉलिटिकल लोग जब आपको एक मसले का हल देते हैं, तो उससे पाकिस्तान का फायदा होगा, उससे बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का फायदा होगा। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप को नजरअंदाज करेंगे, आप उनकी आरा को नहीं लेंगे, और बलूचिस्तान में बदकिस्मती से जो बलूचिस्तान की अवाम जो वोट के जरिए जो भी फैसला करती है, लेकिन वो नताइज हमेशा से तब्दील होते रहे। और अब जो मौजूदा जो हुकूमत है, फार्म 47 की जो पैदावार है, जिसको पाकिस्तानी के ऊपर मुसल्लत किया गया है, जो कभी महंगाई की सूरत में एटम बम गिरा रही है, कभी तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर क्रैक डाउन करती है, कभी उनके ऊपर गोलियां चलाती है, तो ये वो तमाम इश्यूज हैं जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। और इस वक्त जो जरूरत है, जो मौजूदा हालात बनी हुए हैं, जो इंटरनेशनली है, जो लोकली है, तो शायद खट्टर साहब ये जो 5 अगस्त वाला आपका एहतजाज है और वो वकला भी कुछ एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ आपस में हाथ मिलाने की प्लान है आपकी या अलग-अलग करेंगे, क्या इरादा है आपका? देख, अभी इसके ऊपर तमाम पार्टी जो है वो मिलकर फैसला करेगी। 5 अगस्त को जो भी लाएमल बनेगा सब मिलके बनाएंगे, जिसमें जिसका जो रोल बनता है, वकला का जो रोल होगा वो वकलात का करेंगे, पॉलिटिकल जमात का जो रोल होगा वो पॉलिटिकल। मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाएंगे? जी, मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाएंगे? देखिए, जो हमारी इस वक्त जो अलायंस बना हुआ है, उस अलायंस में जो भी अपोजिशन की जमातें आना चाहती हैं, वो तमाम पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो आ सकती हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अगर तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में अपोजिशन की जमातों को ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल उनको आना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि तमाम पॉलिटिकल जमातें मिलके इस मौजूदा रजीम से जो मुसल्लतशुदा है, जो फॉर्म 47 के जरिए आया है, जो ना मुल्क चला पा रही है, ना उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी है, महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है। आप इख्तियार साहब से भी इसका जवाब ले लें, इख्तियार वली साहब से भी इसका जवाब ले लें। इख्तियार वली साहब, देखिए, ये तो टीवी पर अच्छी अच्छी बातें करना ये फैशन बन गया है। अगर मैं इनको अच्छी बातें करें, ये मतलब कहते हैं ना, इंगेज करें, डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें। खुद आपके सूबे में आपकी अपनी क्या पॉलिसी है? आप तो वज़ीर आला के बड़े करीबी हैं। जब कोई नाज़मीन तहसील वाले, यूनियन कौंसिल वाले आए थे बेचारे अपने हुकूक के लिए, 3 बार आपने उनका सर फाड़ के उनको वापस भेजा है। 1 रुपए का फंड उनको नहीं दिया। नर्सें हड़ताल पर हैं, डॉक्टर हड़ताल पर हैं, क्लर्क हड़ताल पर हैं। अपने इलाके में आपने किसी से मुज़ाकरात किए? हमने तो जॉइंट एक्शन कमेटी को बिठाया, उनके 99% मुतालिबात हमने सिर्फ सुने नहीं है, हमने तो मान लिए। अब मेरे ख्याल में पॉलिटिकली इनको इतना कह देना चाहिए कि ये मान लेना चाहिए, इनको शाबाश कहनी चाहिए कि एक वो शिक जो वहाँ की असम्बली ने मंजूर करनी थी वो हमारे बस में नहीं थी। तो हम तो डायलॉग करते हैं, लेकिन डायलॉग में अब अगर एक पार्टी अपने मुद्दे से न हटती है, न पीछे आती है, न आगे आती है,
तो वहाँ पे तो फिर मतलब ये है कि उनका मतलब डायलॉग भी नहीं है, उनका मकसद वो मुज़ाकरात और वो मसाइल का हल भी नहीं है, उनका तो एजेंडा ही फिर कुछ और है। जहाँ तक ये बात करेंगे ना ये फॉर्म 45-47, तो मैं इनको बताऊं कि मौलाना साहब वो कहते हैं कि मेरा 2024 का इलेक्शन चोरी हो गया है, और मौलाना साहब का माले मसरूका वो शाहिद खटक साहब और पीटीआई के घर में पड़ा हुआ है। शाहिद खटक साहब, तो वो अगर इनके साथ बैठेंगे तो मैं कहता हूँ समझ लेंगे ये कयामत का दिन आ गया। शाहिद खटक साहब, देखिए पहली बात ये, आपने सर फाड़े नाजमीन के डॉक्टर नर्सिस से आपने बात नहीं की, पहले तो इसका जवाब दें। मैं आप रिपीट कर दे मालिक साहब। इख्तियार वली साहब ने कहा कि हमें तो मशवरा देते हैं कि बातचीत करो, और ख़ुद आपने नाजमीन के सर फाड़ दिए जो बातचीत करने आए थे, डॉक्टर और नर्सिस हड़ताल पर हैं, उनकी बात नहीं सुनी आपने। बिल्कुल हम सबकी बात सुनते भी हैं, और इस वक्त आप जाके पूछ लें खैबर पख्तूनख्वा में जो सबसे ज्यादा डॉक्टर अपॉइंट हुए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, उनकी तनख्वाहें जो हैं वो सबसे बढ़ के हैं। जो MTI का सिस्टम आया है उसमें जो डॉक्टर्स हैं उनको वो मुराद हासिल है। सर आप तो मुझे वजाहत कर रहे हैं, लेकिन हड़तालियों से बात की आपने, नर्सिस और डॉक्टर से? बिल्कुल हमने सबसे बात की है, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में। अगर वो प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, हमने हमेशा से कमेटी बनाई है, उनसे डायलॉग्स किए हैं, उनकी इश्यूज सुने हैं, उनको एड्रेस किए हैं, और आगे भी करेंगे अगर कोई ऐसा मसला बनता है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जमहूरी हुकूमत है इस वक्त। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर आप दिल खोल की तनकीद भी करें, आप इश्यूज भी करें, आपको वहां से उठाया नहीं जाएगा। आप पंजाब के किसी भी जर्नलिस्ट से पूछ लें कि वो अगर कोई पंजाब हुकूमत के ऊपर कोई भी तनकीद करती है, कोई जायज तनकीद भी करे, तो सुबह पीका का पर्चा कटा होता है, उसके फैमिली को टार्चर करते हैं। नहीं सर, अब पंजाब वाले जर्नलिस्ट वैसे ही अच्छे हो गए हैं, जब से वो बनी है ना, वो CCD बनी है, तो उन्होंने तनकीद करनी छोड़ दी है। वो उन्होंने कहा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में जो मर रहा है वैसी तनकीद ना करो। देखिए सिर्फ ये नहीं, प्रोटेस्ट नहीं हो सकता पंजाब में, मजदूर नहीं निकल सकते, किसान नहीं निकल सकते, कोई भी मजहबी जमात पंजाब में प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, तहरीक इंसाफ नहीं निकल सकती। एक बादशाह बनाई हुई है, लेकिन इस बादशाह का तो हम खात्मा करेंगे। इसके खिलाफ तो जो हमारी जदोजहद है ये तो हमारी इंशाल्लाह जारी रहेगी, और हम इस जो मुसल्लतशुदा टोला है इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम को हम इनसे निजात दिलाएंगे। क्लोजिंग रिमार्क्स इख्तियार वली साहब आपको। ये जो ये कह रहे हैं ना कि ख़त्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो मुझे उसका वो शेर याद आया, बड़ा अच्छा शेर है कि तमन्ना वो तमन्ना है जो मर के भी न पूरी हो, जो दिल ही दिल में रह जाए उसे अरमान कहते हैं। ये इनका अरमान है, ये धरनों वरनों से हुकूमत नहीं जाती, वरना हम इन्होंने तो 126 दिन का धरना भी दे के देखा था, फिर 26 नवंबर को भी देखा, 8 अक्टूबर को भी देखा। धरने में आप सिर्फ अपने लोगों को एहतजाज करेंगे, लोगों को इंगेज कर सकते हैं। और ये फिर आपको बता दूं कि कोई आपके साथ न सिंध से आएगा, कोई आपके साथ पंजाब से नहीं आ रहा, कोई कश्मीर से नहीं आ रहा, बलूचिस्तान में आपके कुछ बचा नहीं है, GB में आप कहीं थे नहीं, कश्मीर से आप भाग के निकल गए, ज़िमनी इलेक्शन सारे आप हार चुके हैं, ना आपकी पार्टी बड़ी है, ना आपकी मकबूलियत है। सरकारी मशीनरी और सरकारी मुलाजिमीन अगर आप लाना चाहते हैं और एक जलसा और करना चाहते हैं टाइम खत्म हो गया। तो इख्तियार वली साहब, शाहिद खटक साहब, अहमद बिलाल महबूबरी, आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।